हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बवासीर के बारे में, पाइल्स, हेमराइड्स और एनल फिशर, फिशला, पेरिनल रीजन के बारे में वीडियोस बना रहे हैं। और इन वीडियोस में हमने एक वीडियो बनाई है कि जिसमें कि आप लोगों को बताया गया है कि ऑपरेशन के बाद पखाने वाले रास्ता जो तंग हो जाता है उसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको गाइड किया था। एनल स्टेनोसिस के बारे में ये उस वक़्त होता है जब पट्टे जो कंट्रोल करने वाले होते हैं, पखाने को कंट्रोल करने वाले पट्टे होते हैं, वो डैमेज होते हैं। तो अगर तो कम थोड़े से डैमेज होते हैं तो फिर उनमें हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो ही हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो ज़्यादा हील हो जाते हैं और स्टेनोसिस से हो जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है उनकी। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। न्यू टॉपिक है कि जब बावल का कंट्रोल, पखाने का कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाता है, लूज़ हो जाता है, कंट्रोल वैसा नहीं रहता। ये उस सूरत में होता है जब ख़ास पट्टे ज़्यादा कट जाते हैं और वो पट्टे कट जाते हैं जो पखाने का कंट्रोल करते हैं। तो आज हम उस पे बात करेंगे और ये ज़्यादातर किस में हो सकता है, हेमराइड्स की सर्जरी में भी हो सकता है। प्लस ये है कि मेन जो होता है एनल फिशला, जो पेरिनल फिशलाज होते हैं, ख़ुसूसन जो कम्प्लेक्स पेरिनल फिशलाज होते हैं, जो हाई लाइंग होते हैं, उनके जब ऑपरेशन करते हैं तो वो उन पट्टों को इन्वॉल्व करता है। तो उसके नतीजे में जो बावल कंट्रोल होता है वो लूज़ हो जाता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि इन पट्टों को मजबूत करने के लिए जो एनल स्फिंक्टर एक्सरसाइजेज हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको इंट्रोडक्शन दें कि ये जो एनल स्फिंक्टर हैं ये कौन से हैं, कितनी टाइप के हैं। ये दो एनल स्फिंक्टर होते हैं एनल रीजन में पखाने वाली नलकी को जो कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होते हैं और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होते हैं वो गोल से होते हैं, जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स होते हैं, और सर्कुलर से होते हैं, ये अंदर की तरफ होते हैं। फिर जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, इसके इंटरनल एनल स्फिंक्टर के बाहर की तरफ से होते हैं। और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के फिर आगे तीन पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट होता है जो जल्द के नीचे होता है, सब क्यूटेनियस पार्ट होता है। फिर इसका ये होता है कि सुपरफिशियल होता है और तीसरा होता है डीप पोर्शन उसका होता है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर फ्लैटस को कंट्रोल करते हैं, हवा के खराज को कंट्रोल करने में वो यूज़ होते हैं, जबकि पखाने के कंट्रोल को यूज़ करने में, जो बड़े पेशाब के कंट्रोल को यूज़ करने के लिए एक्सटर्नल स्फिंक्टर यूज़ होते हैं। अब इनकी एक्सरसाइजेस के बारे में हम आपको बताएंगे कि इनको मजबूत करने के लिए, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए। और ऑपरेशन के बाद जो बावल का कंट्रोल डिस्टर्ब होता है तो इससे बहुत चांसेस होते हैं, अगर सारे पट्टे नहीं ना कटे होते तो बहुत चांसेस होते हैं कि इससे जो बावल का कंट्रोल है, पखाने का जो कंट्रोल है, इन एक्सरसाइजेस से, कीगल एक्सरसाइजेस से इसका कंट्रोल वापस लाया जा सके। हम आपको ये भी बताते चलें कि जो पखाना करने का पूरा तरीक़ाकार, ये मैकेनिज़्म कुदरती तौर पे है कैसा, ये कैसे काम करता है। इसी काम में ये दोनों जो स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स, इन दोनों में यूज़ होते हैं। तो इस तरह होता है कि जब पखाना पास करते हैं, जब पखाना आ जाता है अंतड़ियों के आखिरी हिस्से में, जिसको कि रेक्टम बोलते हैं, जब वो पखाना वहाँ तो आया हुआ है ना, लेकिन हमें वो अर्ज या वो फील नहीं आ रही, तो उससे ये होता है कि जब पखाना रेक्टम से, अंतड़ियों के आखिरी हिस्से से, जब ये नीचे एनल कैनाल में आता है, पखाने की नलकी में जब आता है, पखाने की नलकी के ऊपर वाले पोर्शन में आता है, टॉप ऑफ एनल कैनाल पे आता है, अपर पोर्शन ऑफ एनल कैनाल पे जब आता है, तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर ये ऑटोनॉमिक खुद ही इनका कंट्रोल होता है, तो ब्रेन के साथ इसका कनेक्शन होता है। तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आती है कि पखाना जो है अब ऊपर वाले नलकी के ऊपर आ गया हुआ है, फीलिंग सी आती है कि इस पखाना कर लेना चाहिए। अब अगर तो आप महफिल में बैठे हुए हैं या फिर कन्वीनियंट नहीं हैं, अभी आप बिज़ी हैं, तो आप इसको वॉलंटरली एक्सटर्नल स्फिंक्टर का अब यहाँ पे रोल शुरू होगा। इन अंदर वालों ने तो सेंस किया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर का रोल होगा
कि आप अगर कंफर्टेबल नहीं हैं, अभी आप पखाना नहीं करना चाहते, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर वो टाइट होंगे, जो बाहर वाले पट्टे हैं वो जब टाइट होंगे, उस टाइट की वजह से ये है कि ये जो पखाना आया था नलकी के ऊपर वाले हिस्से में, एनल कैनाल के अपर पोर्शन पे, ये वापस चला जाएगा अंतड़ियों के आखिरी हिस्से में, रेक्टम में जब चला जाएगा। जब ये रेक्टम में चला जाएगा तो वो जो पखाना करने की अर्ज होती है, जो फीलिंग होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह अगर दोबारा इस तरह आता है कि अपर पोर्शन में जब आता है, एनल कैनाल के अपर पोर्शन में आता है, मैसेज मिलता है कि ये हवा है या ये पखाना है, और आप कन्वीनियंट हैं तो आप वॉशरूम में जाते हैं तो आप ये पखाना कर लेते हैं। ये इस तरह है पखाना करने का मैकेनिज़्म, जो कुदरती तौर पे हमारे ब्रेन में कुदरती तौर पे सेट हुआ है। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो उस वक्त वॉशरूम में जाएंगे। ये एक्चुअली एक्सटर्नल स्फिंक्टर, हम आपको बताना ये चाह रहे हैं, इंटरनल स्फिंक्टर के इर्द गिर्द ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, पखाने के कंट्रोल को, जबकि अंदर वाले हिस्से जो होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर जो होते हैं, अंदर वाले जो स्फिंक्टर होते हैं, ये हवा के कंट्रोल को करते हैं। एनल स्फिंक्टर एक्सरसाइजेस का क्या रोल है, ये कितना हेल्प करती हैं? जैसे हमारे बॉडी के और डिफरेंट पार्ट, जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं, वो जब उनको एक्सरसाइज करते हैं उन पोर्शन के, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेंथ उनमें आना शुरू हो जाती है। तो जैसे हमारे जिस्म के दूसरे पट्टे मजबूत होते हैं एक्सरसाइज करने से, इसी तरह हमारे पखाने वाली जगह के जो पट्टे हैं वो भी एक्सरसाइज करने से मजबूत होंगे, उनमें स्ट्रेंथ आएगी। तो इसलिए ये एनल स्फिंक्टर एक्सरसाइजेस एडवाइस की जाती हैं। वो जो कंट्रोल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है ऑपरेशन की वजह से, या फिर जो पट्टे थोड़े से कटते हैं और उसकी वजह से जब कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो इसको ओवरकम करने के लिए ये एक्सरसाइज से ये बहुत सारा कंट्रोल इसका वापस लाया जा सकता है और इन पट्टों को दोबारा मजबूत किया जा सकता है। अब हम आपको सिखाते हैं कि एक्सरसाइजेस करते कैसे हैं। आप इसके लिए बेहतर है कि आप एक फर्म सी चेयर पर बैठें, जैसे कि डाइनिंग टेबल होती है, कंफर्टेबली वहाँ पर बैठें, और फिर पखाने वाली जो जगह है इसको आपने स्क्वीज़ करना है और लिफ्ट करना है। तो आपने कंफर्टेबल बैठना है। इस दौरान जब आप एक्सरसाइज, ये इस जगह की हमने एक्सरसाइज करनी है, बाकी कोई पट्टे इन्वॉल्व ना हो रहे हों, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके लेग के मसल वहाँ ज़ोर ना पड़े, हिप के जो मसल्स होते हैं, कूल्हे के मसल्स, वो उन पे ज़ोर ना पड़े, टमी के जो मसल्स होते हैं पट्टों पे, इनके ऊपर ज़ोर ना पड़े, आप इनको ना इन्वॉल्व करें। जब आप इनको इन्वॉल्व करेंगे तो वो ख़ास पट्टे जो हैं, जो पखाने वाली जगह के जो पट्टे हैं, वो इन्वॉल्व नहीं हो सकेंगे, उन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, उन पे ज़ोर नहीं पड़ेगा, वो स्क्वीज़ नहीं होंगे और वो दबेंगे नहीं। अब आप कंफर्टेबल बैठे हैं, इमेजिन करें आप चेयर के ऊपर कंफर्टेबल बैठे हैं, नहीं तो कोई एक चेयर ले लें, फर्म सी डाइनिंग टेबल वाली चेयर एक ले लें, और उसके ऊपर आप बैठकर अपने टांगों को, कूल्हों को और पेट को आपने यहाँ पे जोर दिए बगैर सिर्फ पखाने वाली जगह के ऊपर आप स्क्वीज़ करें और फिर उस जगह को ऊपर लिफ्ट करें। तो आपको ये जगह स्क्वीज़ होती हुई दबाना है, आपने ऐसे दबाना है और फिर इसको ऊपर उस जगह से आपने लिफ्ट करना है। तो ये आप एक्सरसाइज इस तरह करते हैं। इन एक्सरसाइज को करते हुए जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपने अपना सांस नहीं रोकना। ऐसा नहीं है कि आप अपना सांस रोकें और फिर उस जगह को, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा मसल ट्विच आता है, ज़्यादा मसल टाइट हो जाता है उस जगह का। ये तरीका नहीं है इस जगह को एक्सरसाइज करने का। सांस नहीं रोकना, कंफर्टेबल जगह पर बैठें और सिर्फ पखाने वाले जो पट्टे हैं, पखाने वाली जगह के जो पट्टे हैं, जब आप उसको दबाएंगे, स्क्वीज़ करेंगे तो ऊपर लिफ्ट होते हुए महसूस होंगे। वो ये जो पट्टे स्क्वीज़ होते हैं और फिर ऊपर लिफ्ट होते हुए महसूस होते हैं, इसको ना हम कोशिश करते हैं कि हम आपको इस तरह समझाएं कि आप इमेजिन करें कि ये जो पट्टे हैं जो आपने स्क्वीज़ किया और इनको लिफ्ट किया, तो ये एज ए लिफ्ट के तौर पर, एलिवेटर जो होता है लिफ्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। अब आपने इनको टाइट कर लिया हुआ है, स्क्वीज़ कर लिया हुआ है, अब आपने इनको उठाना है और इमेजिन करें ये लिफ्ट है और आपने ये लिफ्ट जो है 4th फ्लोर पर लेके जानी है। 4th फ्लोर पर जब आप लेकर जाएंगे तो इसके लिए एक अलहदा आपको ज़ोर और होल्ड करके रखना पड़ेगा और इसके लिए आपको थोड़ा टाइट सा होल्ड और लिफ्ट करना पड़ेगा। 4th फ्लोर तक जो जाना है आपने, स्टेप 1 2 3rd फ्लोर फिर 4th फ्लोर तक। और या फिर आप फिर एक और भी इसमें होता है स्टेप कि आप 2nd फ्लोर तक लेकर जाते हैं, तो आप वहाँ पे जेंटल स्क्वीज़ करेंगे, आराम से स्क्वीज़ करके 2nd फ्लोर तक जाना है।
फिर अगर आप थोड़े ऊपर लेकर जाना है तो टाइट से स्क्वीज़ करके 4th फ्लोर तक लेकर जाना है। इसका कंसेप्ट हम आपको अभी बताएंगे कि ये क्यों हम ऐसा कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज इसमें कुछ तरीका ये होता है कि हम जेंटल स्क्वीज़ करते हैं, कुछ में ये होता है कि इंड्योरेंस के लिए यानी कि बर्दाश्त करने के लिए हम इसको स्क्वीज़ करते हैं, कुछ फिर ये होता है कि हम इसमें टाइट स्क्वीज़ करते हैं। ये 3 स्टेजेस होती हैं इसको एक्सरसाइज करने की, वो हम आपको बताते हैं। स्फिंक्टर एक्सरसाइज 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है। या तो ये स्ट्रेंथ के लिए की जाती है, उसके लिए हम स्लो स्क्वीज़ करते हैं, आराम से स्क्वीज़ करते हैं, फिर लिफ्ट करते हैं। या फिर ये होता है कि इंड्योरेंस के लिए करते हैं और मजबूती के लिए, बर्दाश्त के लिए करते हैं, ये स्क्वीज़ होता है। तीसरा फिर ये होता है कि हम क्विक स्क्वीज़ करते हैं। क्विक स्क्वीज़, इंड्योरेंस के लिए स्क्वीज़ और स्ट्रेंथनिंग के लिए स्क्वीज़, ये तीनों डिफरेंट होते हैं कि हमने दबाना इनको डिफरेंट तरीके से है। स्ट्रेंथ के लिए कैसे स्क्वीज़ करते हैं, इसमें स्लोली स्क्वीज़ करना है, लेकिन जितना टाइट कर सकते हैं आप टाइट करें और लिफ्ट करें। Slowly squeeze and tight is it as strong as you can। तो ये 5 सेकंड के लिए आपने टाइट, जितना टाइट कर सकते हैं करें, लेकिन स्लो स्क्वीज़, ऐसे जल्दी नहीं करना, स्लो स्क्वीज़, और फिर 5 सेकंड्स के लिए करना है, फिर आपने रिलैक्स कर देना है, 10 सेकंड के लिए रिलैक्स करना है, और ये तकरीबन 5 टाइम्स आपने करना है, 5 मरतबा। स्लो स्क्वीज़ और टाइट जितना कर सकते हैं करें, फॉर 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, फिर रिलैक्स करना है 10 सेकंड के लिए, ये 5 मरतबा करना है। इंड्योरेंस के लिए करते हैं, जो बर्दाश्त के लिए करते हैं, इसका जो सेकंड स्टेप है इसके एनल स्फिंक्टर एक्सरसाइज की जो प्रैक्टिस का इंड्योरेंस के लिए जो है, आपने उसमें यह है कि जेंटल स्क्वीज़ करना है। जो पहले वाला हमने बताया उसमें स्क्वीज़ तो स्लो करना है, लेकिन उसमें टाइट स्क्वीज़ करना है, उसमें जैसे कि आप 4th फ्लोर तक लेके जा रहे हैं उनको। लेकिन इसमें जो है इंड्योरेंस के लिए स्क्वीज़ आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना, ऐसे समझें कि 2nd फ्लोर तक लेके जाना है। जेंटल स्क्वीज़ करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना, जेंटल स्क्वीज़ करना है, और चेयर से लिफ्ट करने हैं। इन जो स्फिंक्टर होते हैं, स्क्वीज़ होते हुए और ऊपर लिफ्ट होते हुए महसूस हों, लेकिन ज़्यादा टाइट तक नहीं करना। इसमें कितनी देर तक आपने जेंटल स्क्वीज़ करके रखना है, इसमें ये होता है कि आप जितनी देर तक स्क्वीज़ करके रख सकते हैं, ज़्यादा टाइट तो करना नहीं है, जेंटल स्क्वीज़ आराम से जहाँ तक आपने होल्ड करके रखना है, आप जितनी देर तक रख सकते हैं। लेकिन आपका एम ये होना चाहिए कि आपने जब स्क्वीज़ किया है तो 30 सेकंड तक आप होल्ड करके रखें, फिर रिलैक्स करना है। इसलिए आपने जेंटल स्क्वीज़ किया, ज़्यादा टाइट नहीं करना, तो उसके बाद 30 सेकंड तक लेके जाना है। शुरू में आप शायद 30 सेकंड तक ना लेके जा सकें, 30 सेकंड तक आपका एम होना चाहिए, फिर उसके बाद आपने रिलैक्स करना है। इस दौरान यह है कि आपके पेट के पट्टे, पेट के मसल्स और लेग के और साथ हिप के जो मसल्स हैं वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए, उन पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा जो इसका स्टेप है वो है क्विक स्क्वीज़। क्विक स्क्वीज़ में यह है कि क्विक स्क्वीज़ एंड लिफ्ट, क्विकली आपने इसको दबाना है और फिर फील करना है कि आपने लिफ्ट किया है, तो आपने उसी क्विकली आपने रिलैक्स करना है। क्विक स्क्वीज़, रिलैक्स, स्क्वीज़, रिलैक्स, स्क्वीज़, रिलैक्स, जितना जल्दी आप कर सकते हैं क्विक स्क्वीज़ और जितना क्विक कर सकते हैं, और क्विकली आपने रिलैक्स करना है। ये उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक आपके ये जो पखाने वाली जगह के एनल स्फिंक्टर वाले जो पट्टे टायर्ड नहीं हो जाते, थक नहीं जाते, आप फिर और ज़्यादा नहीं कर पा रहे होते। लेकिन यह है कि क्विक स्क्वीज़ एंड रिलैक्स करना है इसमें, ये तीसरी है, क्विक स्क्वीजिंग इसको बोलते हैं। 3 स्टेप हैं हाउ टू प्रैक्टिस दिस एनल स्फिंक्टर एक्सरसाइज। पहले स्ट्रेंथ के लिए है, स्ट्रेंथ के लिए है कि आपने स्लो स्क्वीज़ करना है, लेकिन टाइट जितना कर सकते हैं करें। 5 सेकंड के लिए टाइट स्क्वीज़ करके फिर 10 सेकंड के लिए रिलैक्स करना है, 5 टाइम्स आपने ये करना है। उसके बाद इंड्योरेंस के लिए, बर्दाश्त के लिए है, इसमें जेंटल स्क्वीज़ करना है और इसमें ज़्यादा टाइट नहीं करना, 2nd फ्लोर तक का आपने जाना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है। तो ये इसमें ये होता है कि एम आपका ये है कि 30 सेकंड तक आपने इसको होल्ड करके रखना है, फिर उसके बाद रिलैक्स करना है। फिर थर्ड हमारा था क्विक स्क्वीज़ एंड रिलैक्स, क्विक स्क्वीज़ रिलैक्स, जितना जल्दी आप कर सकते हैं और उस वक्त तक करना है जब तक आपके ये पट्टे जो है ना टायर नहीं हो जाते, थक नहीं जाते। ये तो थी एनल स्फिंक्टर एक्सरसाइज और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही कर रहे हैं?
इसका आसान सा इसका एक मेथड है कि आप जब टब बाथ ले रहे होते हैं, बाथ टब में आप बैठे हैं, तो उसमें आपने पखाने वाली जगह पे आपने अपनी उंगली ऊपर रखनी है, फिर आपने वहाँ पे स्क्वीज़ करके देखना है। तो स्क्वीज़ आप देखेंगे कि कितना स्क्वीज़ आपसे हो रहा है। अगर तो ये वक्त के साथ साथ ये स्क्वीज़ आपका कंट्रोल सही आ रहा है, टाइट हो रहा है, इसका मतलब है कि आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज जो है एनल स्फिंक्टर कि जो मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज है, ये कितनी देर और कितने अरसे तक करनी चाहिए? ये तो 3 to 5 टाइम्स आ डे ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसका इम्प्रूवमेंट के लिए आपको बी पेशेंट, आपको बड़े जो है ना सब्र आजमा काम है। इसका रिज़ल्ट देखने के लिए कई महीने लग जाते हैं। फिर आपको ये है कि आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अब इसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो रही है। आपका बावल कंट्रोल, जो पखाने का कंट्रोल था, थोड़ा सा लूज़ था, अब वो आपके कंट्रोल में आ रहा है, क्योंकि जो मसल जो स्ट्रेंथ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो फिर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमने बताया था कि वो कंट्रोल कर सकता है कि अब आप वॉशरूम जाएँ या फिर वॉशरूम अभी आप ना जाएं, तो आप ये खुद उसके आपके कंट्रोल में तब आएगा। वरना ये लूज़ कंट्रोल होता है, कहीं भी बैठे होते हैं ये पखाना निकल जाता है। इसको मजबूत करने के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं, इट टेक्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आप कई महीने लग जाते हैं। फिर यह है कि अगर इम्प्रूवमेंट आप देख भी रहे हैं, अगर इम्प्रूवमेंट मिल भी रही है, उसके बाद भी कई महीने तक आपने इसको फिर एक्सरसाइज वैसे करते रहना है, रूटीन बना लेने, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया उस तरह फिर पट्टे ढीले हो जाएंगे, फिर जो है ना पखाने का कंट्रोल वो फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर उसी तरह वापस पहले वाली सिचुएशन हो सकती है। काफ़ी अरसे सब्र आजमा काम है, काफ़ी अरसे करना पड़ेगा, और फिर यह है कि इम्प्रूवमेंट के बाद भी कुछ अर्सा आपको ये करना पड़ेगा। बावल के कंट्रोल में और क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं? एक तो हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ हम अपनी डाइट भी अच्छी रखें, प्रोटीन डाइट लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, ताकि हमारे मसल बिल्ड हों। उसके साथ ये है कि हम ना जो है वेट लॉस करें। जब वेट लॉस होता है, पट्टे मजबूत होते हैं, उससे एक्स्ट्रा फैट झड़ती है, तो उसमें भी हमें बेहतरी देखने में आती है। दूसरा फिर ये होता है कि आप ना स्ट्रेस में नहीं रहना, स्ट्रेस में भी पट्टों का कंट्रोल अपने कंट्रोल में नहीं रहता, तो उससे भी ये डिस्टर्ब होता है। स्ट्रेस को भी हमने कम करना है। फिर अगर ये इससे नहीं हो रहा तो फिर सर्जरी इज़ लास्ट रिजॉर्ट, हमें फिर स्फिंक्टरोप्लास्टी और फिर पट्टों के रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले देखने के लिए कि पट्टे कितना डैमेज हुए हैं, इसका फंक्शन देखने के लिए कि ये फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिजियोलॉजी इसकी क्या है, इसका कितना काम ये, तो फिर हम इस एरिया की मैनोमीट्री करवाते हैं। वो इन पट्टों के जो है फंक्शन के बारे में बताएगा। एंडो एनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, इस पखाने वाले रास्ते में प्रोब जाके गुजारते हैं और फिर देखते हैं पट्टे जो हैं कितने लेवल तक उनमें डैमेज हुआ है, कितना ग्रेड तक, कितना कम डैमेज है, ज़्यादा डैमेज है, ताकि उस हिसाब से फिर हम डिसीजन ले सकेंगे। फिर ये होता है कि फिर एक MRI भी इस पेल्विक रीजन का करवाते हैं, वो भी हमें बता सकते हैं कि पट्टों का कंट्रोल कितना है कितना नहीं है। उसके बाद देन वी प्रोसीड टू सर्जरी। सर्जरी इज़ लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन बताने का मकसद है कि उससे पहले बहुत सारी कंडीशंस में ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसको आप दोबारा इसको आप सुन सकते हैं, आप इस तरह प्रैक्टिस करें जिस तरह बताया गया है। तो जिनका ऑपरेशन होता है वो पेशेंट हमारे पास आते हैं, बाज़ दफ़ा कंप्लेन करते हैं कि हमने ऑपरेशन करवाया है, पखाने का कंट्रोल अब उतना ज़्यादा नहीं है जितना हम चाहते हैं, पखाना बाज़ दफ़ा निकल जाता है, खांसी करते हैं, कोई पेट का प्रेशर बढ़ता है, उससे पखाना निकल जाता है। तो वी होप कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी कैन गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।